हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन कंडक्टिंग मीडिया। तो यहाँ जो ईएम वेव है वो कंडक्टिंग मीडिया के अंदर प्रोपगेट होगी और फिर देखेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स कंडक्टिंग मीडिया में जाने के बाद कैसे चेंज होते हैं। तो एक तो हम यही देखेंगे कि कंडक्टिंग मीडिया के अंदर जो वेव का अटेन्यूएशन होगा, वेव दो तरीका की होती हैं इन जनरल। एक होती है अटेन्यूएटेड वेव और एक होती है हमारी नॉन अटेन्यूएटेड वेव। अटेन्यूएटेड वेव ऐसी वेव होती है जिसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन के साथ में घटता जाता है और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी डिक्रीज होता है। और एक ऐसा होता है जिसमें अटेन्यूएशन नहीं होता, वेव लगातार अपने आप को रिपीट करती जाती है इंटरवल के बाद में। जैसे अगर कोई वेव इस तरीका से प्रोपगेट हो रही है और ये इनफाइनाइट समय तक ऐसे ही प्रोपगेट करती रहे, तो ये वेव प्रोपगेशन फ्री स्पेस का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर वेव, ये हमारी यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं अनअटेन्यूएटेड वेव, और अगर वेव ऐसे चलती है तो ये अटेन्यूएटेड वेव है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और धीरे धीरे वेव का एम्पलीट्यूड करने के बाद में वेव खत्म हो जाती है। तो ऐसा जो होता है वो हमारा होता है कंडक्टिंग मीडिया के अंदर, और ये होता है फ्री स्पेस के अंदर। फ्री स्पेस में वेव खुद को रिपीट करती जाती है। तो ये फ्री स्पेस का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये हमारा कंडक्टिंग मीडिया का एग्जाम्पल है। कंडक्टिंग मीडिया के अंदर सिग्मा जो है वो भी फाइनाइट होता है और रो जो है वो जीरो होता है। तो देखें प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी का। वेलोसिटी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी। इसमें ये भी प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। स्किन डेप्थ का कंसेप्ट आएगा। स्किन डेप्थ का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्किन डेप्थ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी का डिपेंडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंसी, पॉइंटिंग वेक्टर और यूएम में रिलेशंस, तो ये सारा डिस्कशन इसमें रहेगा। तो मैं मैथ से शुरू करता हूँ इसको और फिर आगे तक इसको बताने का प्रयास करता हूँ। काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो इसे मैं दो पार्ट्स में लूँगा। एक पार्ट आज लेता हूँ और एक पार्ट कल डिसाइड करूँगा, कल मतलब डिस्कस कर लूँगा। तो ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन से इसे शुरू करें। डाइवर्जेंस डी की वैल्यू रो एफ, डाइवर्जेंस बी जीरो, कल एच बराबर, कल ई ले लें पहले, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, और ये हमारा कल एच बराबर जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। इसे एस बी को माइनस म्यू एच लिख दें, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, और इसको सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इन वेरियस मीडियम सदा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके आसपास क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। इसका कर्ल ले लें, इस इक्वेशन का कर्ल लेंगे तो ये बन जाएगा कर्ल एच इक्वल टू सिग्मा कर्ल ई प्लस एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी कर्ल ई। क्या किया, पूरी इक्वेशन का कर्ल ले लिया है। जैसे हम पूरी इक्वेशंस का कर्ल लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एच माइनस डेल स्क्वायर एच। कर्ल एच की प्रॉपर्टी है। कई बार कंपटीशन में एक फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है सीधा ही। तो कर्ल एच होता है हमारा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एच माइनस डेल स्क्वायर एच इक्वल टू एप्सिलॉन, और कर्ल की वैल्यू यहां से पुट कर दें, माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी प्लस एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी, और कर्ल की वैल्यू यहां से ले लें, ये हमारी है माइनस म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। ये हमारा जीरो हो गया क्योंकि डाइवर्जेंस भी जीरो है और बी की वैल्यू होगी बी बराबर म्यू एच, तो डाइवर्जेंस एच भी जीरो होता है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहां से टर्म क्या बन के आ गई, डेल स्क्वायर एच माइनस
सिग्मा म्यू डेल एच अपॉन डेल टी, इस टर्म को भी इधर ले आए, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस आ गई एच में। देखें कहीं कोई गड़बड़ है तो चेक कर लें। ये डेल स्क्वायर एच, ये माइनस माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करके इधर लाएं, फिर इसका कर्ल ले लें इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा, कर्ल ई इक्वल टू माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी कर्ल एच। इसका कर्ल लिया इधर तो इधर का भी कर्ल ले, तो माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी कर्ल एच। कर्ल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू डेल ओवर डेल टी, और कर्ल एच की वैल्यू यहां से पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से, दिस वन। कर्ल एच कितना है हमारा, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, क्योंकि इसके अंदर डाइवर्जेंस ई की जो वैल्यू होगी वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और रो हमारा 0 रहता है कंडक्टिंग मीडिया में, तो डाइवर्जेंस ई 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म बनेगी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, और इधर से इक्वेशंस क्या थी, डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन इक्वेशनों को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और पूरी की पूरी ईएमटी की सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन इसलिए कही जाती हैं दोनों कि अगर हमें इन इक्वेशनों से, इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी से फ्री स्पेस में जाना है, तो सिग्मा को 0 कर दो फ्री स्पेस के लिए, म्यू को म्यू नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो दिस और ये दिस टर्म बराबर 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म सिग्मा 0 होते हैं, दिस टर्म माइनस दिस टर्म 0 हो जाएगी, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हम किस में पहुंच जाएंगे, फ्री स्पेस में, और इसे इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी कहा क्यों जाता है। जो टेलीग्राफ्स होते हैं, जो हमारी वेव्स का प्रोपगेशन होता था टेलीग्राफ्स के अंदर, वो ई और एच उसके टेलीग्राफ के वो इन्हीं इक्वेशनों को ओबे हुए करते हुए चलते थे, इसलिए टेलीग्राफ में इन इक्वेशनों का यूज होता था, इसलिए इन इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी कहा जाता है। तो है क्या क्या, अब हमें इनके सॉल्यूशंस चाहिए। दो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक चीज हमें यहाँ पता चल रही है कि ई और एच जो है वो दोनों सेम कंडीशन को ओबे कर रहे हैं तो ई का सॉल्यूशंस हमें लिखना होगा। तो ये बेसिकली एक अटेन्यूएटेड वेव को रिप्रेजेंट करेगी। ई का सॉल्यूशन होगा ई नॉट आई ओमेगा टी ई की पावर आई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डॉट आर, और एच का भी सॉल्यूशन क्या होगा, एच नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई के डॉट आर। जहां वेव वेक्टर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, और के बार को हम किस फॉर्म में लिख पाएंगे, के बार एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, इसको हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस आई बीटा। रियल क्वांटिटी
आर क्यू रियल क्वांटिटी और ये आई क्यू इमेजिनरी क्वांटिटी। याद रखें कि के जब भी कॉम्प्लेक्स होगा, कि हमारा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तब ये अटेन्यूएशन वेव को रिप्रेजेंट करेगा। देखें अगर हम इसको पुट कर दें सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा बच्चों किस फॉर्म में बन जाता है, E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई एल्फा प्लस आई बीटा डॉट आर पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी को, टी टाइम को। तो इसमें देखेंगे तो ई हमारा किस फॉर्म में बन गया, ई बन गया ई बराबर ई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ई की पावर आई एल्फा डॉट आर ई की पावर माइनस बीटा डॉट आर। देखो आई बीटा, तो आई स्क्वायर बीटा हो जाएगा और आई स्क्वायर होता है -1। अब जैसे जैसे देखो ये हमारा पोजीशन बढ़ेगा, ये पूरी टर्म कैसी होगी, देखो यहां से हम ई की वैल्यू को लिखें, ई की वैल्यू को लिखेंगे ई नॉट ई की पावर आई एल्फा डॉट आर माइनस ओमेगा टी और ई की पावर माइनस बीटा डॉट आर। यहां हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को, जो ई नॉट की वैल्यू है, इसको ये कम करने की कोशिश करेगा। ये जो इसको हम कहते हैं एल्फा आर माइनस ओमेगा टी को कहते हैं फेज, और फेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। फेज क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे आर बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से हम जब एल्फा डी आर माइनस ओमेगा डी टी को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा अपॉन एल्फा। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एल्फा। और ये अटेन्यूएशन को बताएगा। इससे पता क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम होगा। तभी तो यहाँ पे तुम देख रहे थे, अभी मैंने जब डायग्राम बनाया था वेव को ऐसे दिखाया था। तो जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, आर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये टर्म हमारी तेजी के साथ डिक्रीज होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। ये कैसी वेव है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, वो तो बताएगा अनअटेन्यूएशन को, और ये बताएगा अटेन्यूएटेड पार्ट। अटेन्यूएटेड का मतलब समझते हो, ऐसी टर्म्स जो धीरे धीरे कंपोनेंट को क्या करती चली जाए, डिक्रीज करती चली जाए। तो ये हमारा कहलाता है नॉन अटेन्यूएटेड पार्ट, NAP, और ये कहलाता है अटेन्यूएटेड पार्ट। AP का मतलब समझ रहे हो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अटेन्यूएटेड पार्ट। तो वेलोसिटी तो हमें ओमेगा बाई अल्फा से मिलेगी। तो देखो कैसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। कहता है ऐसे के कॉम्प्लेक्स को दे देता है A प्लस आई बी दे दिया, कहेगा बताएं कि वेलोसिटी बताएं कौन से फैक्टर पर निर्भर करेगी। वहां पे क्वेश्चन में क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ सच वेव विल बी डिपेंड्स अपॉन A, B, A एंड B बोथ एंड नन ऑफ दीज। क्या देख रहे हो, जो रियल पार्ट है इसका वो A है। यहां पे के जो तुमने लिया था क्या, के बराबर अल्फा प्लस आई बीटा, इससे कंपेरिजन ही तो करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा बाई अल्फा, तो यहां पे जो रियल पार्ट है, तो कब जब भी के रियल और कॉम्प्लेक्स दो का फंक्शन हो तो वेलोसिटी में सदा ओमेगा अपॉन रियल पार्ट से डिवीजन करना होता है। और ये बीटा क्या करता है, कहेगा कि इसका बी का क्या रोल होगा, तो बी बताएगा अटेन्यूएशन, वेव कितनी तेजी के साथ में अपने एम्पलीट्यूड को कम कर रही है। अगर ये बी है ज्यादा होगा तो अटेन्यूएशन ज्यादा होगा, तेजी के साथ वेव ज्यादा। अटेन्यूएशन समझते हो, कम अटेन्यूएशन है तो वेव हो सकता है समय डिक्रीज होने में। अगर अटेन्यूएशन ज्यादा है तो ऐसे ही हो जाएगी। ये कैसी वेव है, ये भी अटेन्यूएटेड है,
ये भी अटेन्यूएटेड वेव है। अटेन्यूएटेड वेव किसको कहते हैं? जिसका एम्पलीट्यूड पोजीशन के साथ आगे जाकर कम होता चला जाए। और यहाँ हैवी अटेन्यूएशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जल्दी से डिक्रीज हो गया या धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। तो अटेन्यूएशन जितना ज्यादा होता है, और अटेन्यूएशन क्या है? माध्यम में ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है माध्यम की तो अटेन्यूएशन ज्यादा होगा, तो तेजी के साथ में वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी कम है तो अटेन्यूएशन स्लो होगा। कंडक्टिविटी जीरो है तो अटेन्यूएशन होगा ही नहीं। तो अटेन्यूएशन का कारण क्या होगा? कंडक्टिविटी। माध्यम के अंदर कितने हमारे चार्ज कैरियर हैं जो वेव को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री स्पेस में कोई रोकने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं होता फ्री स्पेस में, इसलिए वेव चलती रहती है और उसका अटेन्यूएशन नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे कंसेप्टों को भी समझ के चलें। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, जब ये कंपोनेंट हमारा e की पावर माइनस बीटा डॉट आर की वैल्यू 1/e हो जाएगी। इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड घटके कितना हो जाएगा? 1/e हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे आर, तब कहलाएगा डेल्टा। किसके बराबर कहते हैं इसे? स्किन डेप्थ के इक्वल। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? बीटा डॉट आर, बीटा डॉट डेल्टा की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इसको e की पावर -1 लिख दोगे। तो डेल्टा कितना हो गया? 1/बीटा। इस डेल्टा को क्या कहते हैं? स्किन डेप्थ। तो बीटा क्या तय करेगा? जैसे यहां पे आपसे कहने लगे कि बताएं स्किन डेप्थ a+ib में स्किन डेप्थ किसका फंक्शन होगी, तो आंसर होगा b का। और इसके क्या होगी? रिवर्स में होगी। जैसे यहां पे k लिख दे, k का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दे रहा है 3 + i × 4। अब कहता है स्किन डेप्थ बताओ कितनी होगी? 1/4। नहीं समझे बात? ये सपोज किया, कह दिया इसने मीटर इनवर्स में दे रखा है, तो मीटर में आंसर आ जाएगा सीधा। नहीं समझ पाए? मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है। के को दे देगा रियल कॉम्प्लेक्स का, और वेलोसिटी को कह देगा वेलोसिटी ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो ω/3 आंसर है। क्यों? ω/α होती है, यहां पे ए दे रखा है, ए की वैल्यू 3 हो गई, या इससे कंपेरिजन कर लो α + i बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, ω/α होती है, तो ω/3 आंसर मार्क करना। तो के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पैरामीटर्स होता है, वो सीधा स्किन डेप्थ को मेजर करता है। और स्किन डेप्थ क्या होती है? जहां वेव है जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जितनी डिस्टेंस के चलने में उसका एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स हो जाता है। जैसे वेव हमारी, यहां से मैं डायग्राम पर दिखा रहा हूं, वेव ऐसे चली है r = 0 पे, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ऐसे घटा, ऐसे घटा। तो यहाँ पे सपोज किया उसका एम्पलीट्यूड E0 था मैक्सिमम, तो ये कहीं जाके कितना हो जाएगा? कोई डिस्टेंस ऐसी होगी जहां पे उसका इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड घट के कितना हो गया? E0/e। जहां पे भी घट के हो गया वो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्किन डेप्थ हो गई। तो जब वो एंटर करती है माध्यम में, और उसका एम्पलीट्यूड उस समय E0 था माध्यम में एंटर करने से पहले, तो अपने एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स जितनी डिस्टेंस चलने के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्किन डेप्थ। और स्किन डेप्थ किस पर निर्भर करती है? अगर k प्रोपगेशन वेक्टर है, तो अगर α + i बीटा है प्रोपगेशन वेक्टर की वैल्यू, तो वो निर्भर करती है बीटा पे, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पता है बच्चे क्या कर रहे होते हैं? क्वेश्चंस दे देता है k बार बराबर 3 + i4 कहता है, और मीटर इनवर्स, और कहता है इसके डेप्थ निकालो। सोचते रहते हैं इससे k से क्या लेना देना इसका, जबकि सारा लेना देना किससे है? इसी से ही है, क्योंकि इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी? 1/4 मीटर आंसर है इसका, इतनी हो जाएगी। तो आपको ऐसे ऐसे कंसेप्टों को सीखना होता है कंपटीशंस को पास करने के लिए, आपके पास कंसेप्ट हो। अब हम देखते हैं कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो जब हमने k बार को α + i बीटा ले लिया, तो अब यहां से
इस इक्वेशन को यूज कर लें चाहे इस इक्वेशन को यूज कर लें, एक को यूज करके इसमें वैल्यू पुट करें। देखो यहां से जैसे हम डेली अपॉन डेल टी करेंगे, ये वैल्यू दे देगा हमें माइनस आई ओमेगा ई। तो डेल ओवर डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस आई ओमेगा। और डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये दो आ गई वैल्यू। इन दोनों वैल्यूओं को कौन सी में पुट कर दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, और देखो क्या आता है। बढ़ाओ थोड़ी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है इसमें ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, अच्छा मैथमेटिक्स है। तो यहां से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा। डेल ओवर डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आई ओमेगा माइनस म्यू एप्सिलॉन, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर और ई एच बराबर 0। क्या किया मैंने? इस डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू निकाल रखी थी, आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आई के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिख दिया, माइनस म्यू सिग्मा डेल ओवर डेल टी की जगह पे क्या रख दिया? माइनस आई ओमेगा, ये रहा, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी की जगह पे क्या रख दिया? माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर, और ई और एच बराबर 0, क्योंकि ई भी ओबे कर रहा है इसी कंडीशन को और एच भी इसी कंडीशन को ओबे कर रहा है। ये 0 है नहीं, क्योंकि ये 0 हो गए तो ई और एच मतलब वेव है ही नहीं। तो अब आपके पास क्या हुआ? इस टर्म को 0 कर दो, तो आई स्क्वायर के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्क्वायर इजकल टू, देखिए क्या आया? म्यू सिग्मा, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर ले जाओगे तो माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा आई, और यहां क्या बना बच्चों? आई स्क्वायर को -1 कर लो, प्लस माइनस में जाएगा ये, देखना यही बना। तो के का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर क्या बन गया? म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा, और आई भी हो रहा होगा, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दो, माइनस को पूरे को कैंसिल कर दो, यही तो बचा रह जाएगा। अच्छा यहां सिग्मा लिख दिया मैंने, आई लिख दो। तो यहां के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट स्क्वायर इजकल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 1 प्लस आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा आ गया हो। मैथ है, प्योर मैथमेटिक्स है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, केवल क्या कर रहे हैं हम? मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। और के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना है बच्चों? यह है अल्फा प्लस आई बीटा। के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओ के का स्टार का मतलब क्या है? अल्फा प्लस आई बीटा, यही तो मान रखा है, ये मान रखा है। तो अल्फा प्लस आई बीटा स्क्वायर इजकल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। आगे बढ़ो। मैं इसको रब कर दूं, कोई स्टेप समझना हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं।
तो इस कंपोनेंट को अलग अलग करो। देखो जब इसको खोलेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इजकल टू, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दो, बराबर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, रियल टर्म के बराबर, और 2 अल्फा बीटा इजकल टू कितना, यहां से नहीं आएगा, प्लस आई इंटू 2 अल्फा बीटा आएगा, तो 2 अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, म्यू सिग्मा ओमेगा स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, म्यू सिग्मा ओमेगा 2 अल्फा बीटा, तो यहां से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई कितनी, बीटा इजकल टू म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फा। इस बीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर इजकल टू हाउ मच, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। मैं सारे स्टेप बता रहा हूं कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो सीधा भी रिजल्ट लिख सकता था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 अल्फा 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0। प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ अभी फिजिक्स नहीं निकली है, केवल मैथ्स के लिए अल्फा बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। जो हमारा के का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है अल्फा प्लस आई बीटा, उसमें अल्फा और बीटा निकालना चाहते हैं। अब ये पूरी इक्वेशन से अल्फा में है, देख लो। तो यहां से क्या करें, अल्फा स्क्वायर श्रीधराचार्य लगा दें, अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये तुमने पढ़ रखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो एक्स की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पुट करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या है यहाँ अल्फा 4, तो एक्स की जगह पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, -b में ये और ये टर्म आएगी, तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा 4 -4ac -4a 1 नहीं 4 आ रहा है, एक ही जगह पे तो 4 आएगा, और c कितना, दिस वन अपॉन 2a, एक ही जगह पे 4ac, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, यस। तो अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट कर लो यहां से, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहां भी सेम कॉमन निकाल लो, प्लस -4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी रूट में जाएगी, अपॉन 8। ये 2 टाइम्स चला जाएगा,
नहीं आया? तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ये टर्म्स पूरी की पूरी जो निकलेगी वो अल्फा निकलेगा यहां से। तो अल्फा जो अप्रोक्सीमेशन में निकलेगा, मैं अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो अल्फा इसका रूट होगा, क्या होगा? इसका रूट होगा। देखो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में जो इसको सॉल्व करके हमें मिलती है, वो पहली वाली टर्म जो है यही डोमिनेट करती है, वो हमारे पास आती है म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बटे 2। इसको पूरे को कॉमन निकाल दो, अल्फा स्क्वायर ही चल रहा ना, यहां से ये कॉमन निकाल दिया, यहां 1 रह गया, 1 प्लस माइनस, ये पूरा कॉमन निकाल ही रखा तुमने, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, और रूट किस पे आना है? इसी टर्म पे, पूरे पे, हाँ इस पूरे पे, हाँ ये आ जाएगा। ये कॉमन निकाल दिया, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बचे 2, यहां 1 रह गया, यहां 1 रह गया, और बाकी ये टर्म सच लिख दी। कंडक्टिंग मीडिया में एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा की वैल्यू 1 के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है, और इतनी ज्यादा वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये टर्म कम होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करें? इसको भी इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर करें, 1 को। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहां से? इक्वल टू, ये मैंने निकालना सिखा दिया तुम्हें, लेकिन कंपटीशन में जो रिजल्ट आ जाए उसको याद रख लेना, क्योंकि हमारे पेपर में इतना समय नहीं मिलता कि आप इसे पूरे को निकाल पाए। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बटे 2 इंटू, देखिए यहां से कितना बचा, इस 1 को और इस 1 को छोड़ो, स्क्वायर की इस पूरे को डोमिनेट कर दो इस टर्म पे, और इसका स्क्वायर की पावर हाफ करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा? क्या क्या कटा? दिस से कटा, ये हमारा कितना बन गया? म्यू सिग्मा ओमेगा बटे 2। देखना बच्चों, यही रहा। जब तुम अच्छे रेफरेंसों में लिखोगे तो यहां लिखा मिलेगा ऐसे, अल्फा और बीटा की वैल्यू सॉल्व करने पर मिलती हैं अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। दिस इज द रिजल्ट। देखो यहां से ध्यान दो, अल्फा की वैल्यू तुमने म्यू सिग्मा ओमेगा बटे 2 यहां रख दो अंडर रूट में, म्यू सिग्मा ओमेगा बटे 2 जब यहां रखोगे तो सेम ही तो लौट आएगा, तो अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। कितनी? अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बटे 2। अब देखो इसके डेप्थ भी निकल गई, वेलोसिटी भी निकल गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 चीज निकल जाएगी इससे। इस रिजल्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्टों में रखना, ये निकाल कर नहीं देखना है, ये इनको रिमेंबर रखना है, रिमेंबर इट। खास तौर से जिन लोगों को आईएएस देना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लिखने वाले, या बीएस एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, कंडक्टिंग मीडिया में प्रोपगेशन पूछता है, तो उन्हें तो सब डेरिवेशन देना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अल्फा बीटा को सीधा याद कर लें। अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम ये सोचते कि सर ने जब कहाँ से लिख दिया, लेकिन जब तुमने एफर्ट लगाया है इसमें तो तुम्हें पता चल गया कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो दिस इज ए टीडियस वर्क, डिफिकल्ट है, लेकिन निकाल सकते हो, ऐसा कोई बहुत भारी भी नहीं है कि अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ना निकाल पाओ। अब यहां से स्किन डेप्थ निकल जाएगी। स्किन डेप्थ कैसे निकलेगी, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें अल्फा बीटा ही चाहिए थे। तो 3 पैरामीटर्स हम कैसे लें, यह 4 रिजल्ट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v निकलेगा हमारा ओमेगा अपॉन अल्फा से, क्योंकि मैं फॉर्मूला इसका ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूं।
तो यहां ओमेगा और अल्फा कितना, ये वैल्यू रख दो, अंडर रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बटे 2। ये आ गया अंडर रूट 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है कंडक्टिंग मीडिया में। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो होता है C अपॉन V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन मीडियम। तो C, ये V की वैल्यू ये तुम्हारे साथ है, ये n निकल गया माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर अब तुमसे पूछता है स्किन डेप्थ निकालो, तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन बीटा। तो वो वैल्यू कितनी हो गई, बीटा तुमने ले रखा है अंडर रूट 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। अब इसमें देख रहे हो दो प्रॉपर्टी तो माध्यम की हैं, म्यू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ द माध्यम, और एक फ्रीक्वेंसी है वेव की है। तो यहां पे डिपेंडेंसी के तौर पर देखोगे तो म्यू की पावर -12, ये डिपेंड कर रहा है सिग्मा की पावर -12, और ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा की पावर -12। ये दोनों माध्यम की प्रॉपर्टी है, मीडियम प्रॉपर्टी। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव बढ़ा दें, ओमेगा हमारा ज्यादा हो, तो इसकी डेप्थ कम हो जाएगी। तो क्या होता है, जो हमारी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव होती हैं उसमें ज्यादा करंट सरफेस पर फ्लो करती है, क्योंकि इसकी डेप्थ कम हो जाती है, सरफेस पर फ्लो करती है। इसको हम कहते हैं स्किन फैक्ट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करती है कंडक्टिंग मीडिया में, तो मैक्सिमम करंट सरफेस के पास फ्लो करती है, और उस स्किन डेप्थ को कम करने के लिए हम लिग्स कंडक्टर यूज करते हैं, लिग्स कंडक्टर। तो ये भी याद रखें। यहाँ क्वेश्चंस कंपटीशंस में फॉर्मूला भी आ चुका है, म्यू सिग्मा ओमेगा देता है, स्किन डेप्थ पूछता है, ये भी पूछ चुका है, इन पे डिपेंडेंसी भी पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चंस स्किन डेप्थ इंपॉर्टेंट है, लगातार डिस्कस होती है, इंटरव्यू में भी डिस्कस होती है, क्योंकि स्किन डेप्थ के लिए ही क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है। और जब तुम फ्री स्पेस में गए थे, इन फ्री स्पेस वेलोसिटी क्या थी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन फ्री स्पेस। तो क्या देख रहे हो, सारा ही खेल बदल गया। यहां पे दोनों माध्यम की प्रॉपर्टियों पर निर्भर कर रही थी वेलोसिटी, और ये भी फिक्स था, ये भी फिक्स था, तो वेलोसिटी फिक्स थी। यहां नहीं है, यहां वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव पर निर्भर कर रही है, म्यू पर निर्भर कर रही है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, और सिग्मा पे कर रही है कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। और सिग्मा अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वेलोसिटी 0 हो, तो परफेक्ट कंडक्टर के अंदर कोई भी EM वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी अगर सिग्मा इन्फिनिटी हो जाए तो। उसके अलावा हमारा एक एक्सप्रेशंस 2 ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं, E और H में फेज होता है हाफ tan इनवर्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ये होता है E और H के बीच में फेज, E एंड H का फेज। इससे होमवर्क में ड्राइव करें फेज को, कि E और H के बीच में जो फेज है वो हाफ tan इनवर्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा होता है। और अगर सिग्मा इन्फिनिटी हो जाए, परफेक्ट कंडक्टर हो जाए, तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा। तब इसे हम इन्फिनिटी को यहाँ tan π/2 कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा हाफ इंटू tan इनवर्स tan π/2 π/4। तो E परफेक्ट कंडक्टर में E और H के बीच में फेज π/4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, सिग्मा इन्फिनिटी किसके लिए, परफेक्ट कंडक्टर। तो फाई कितना हो जाएगा, EH में फेज कितना हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स tan π/2 इजिकल टू हाफ इंटू π/2 दैट इज π/4।
परफेक्ट कंडक्टर में ई और एच में फेज कितना होता है, π/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे डेरिवेशन को घर से होमवर्क में करना है। होमवर्क SW लिख दिया मैंने। और पॉइंटिंग वेक्टर S जो होता है इसमें वो होता है √σ/2μω E⁻² e⁻² बीटा n.r। ये पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू होती है। एक ये करें, इसका डेरिवेशन भी करना है होमवर्क में, ये भी SW में लिखे दे रहा हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है। और एक UE/UM का रिलेशन आपको ड्राइव करना है, ये भी होमवर्क में। 3 काम मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लेंथी हो गई थी। ये ई और एच के बीच का फेज हाफ tan इनवर्स σ/ε। जो कंपटीशंस के हैं वो केवल इस रिजल्ट को याद कर लें। जिन लोगों को मुख्य परीक्षाएं लिखनी है IAS की या जिन्हें MSc में एग्जाम लिखने हैं वो इनके डेरिवेशन भी कर लें, इसको भी कर लें। उसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर को दिखाएं √σ/2μω E⁻² e⁻² बीटा n.r होता है UE/UM में रिलेशंस। तो ऑलरेडी ये काफी लेक्चर लेंथी चला गया था, प्रोपगेशन ऑफ वेव इन कंडक्टिंग मीडिया। खास तौर से ध्यान रखना है कि सब चीजों में ओमेगा डिपेंडेंसी है, तो EM वेव की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है इसकी प्रॉपर्टी। देखें यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओमेगा डिपेंडेंट, वेलोसिटी ओमेगा डिपेंडेंट, स्किन डेप्थ ओमेगा डिपेंडेंट, फेज ओमेगा डिपेंडेंट, और यहाँ पे देखें पॉइंटिंग वेक्टर ओमेगा डिपेंडेंट, और UE और UM का जो रिलेशन है वो भी ओमेगा डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे जो वेव प्रोपगेट करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करती हैं सारी प्रॉपर्टीज। जब फ्री स्पेस में प्रोपगेट करती है तो कोई भी प्रॉपर्टी ओमेगा डिपेंडेंट नहीं बन रही थी, वो केवल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पर निर्भर कर रही थी प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।